स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के शॉर्ट आंसर, जो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 है और ये है क्लास 9th का चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, What are poultry disease and how can they be prevented? पोल्ट्री डिसीजेस क्या होती हैं और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको कैसे रोक सकते हैं। प्रिवेंशन का मतलब ये होता है पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ डिसीज। अब पोल्ट्री तो आपको पता है कि किसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए होता है, मुर्गियों के लिए है। तो फाउल का मतलब क्या है, बर्ड्स। स्पेशली फाउल हम चिकन के लिए यूज़ करते हैं, वैसे हम बर्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। Poultry fowl suffer from a variety of diseases caused by virus, dermatitis, bacteria, tuberculosis, fungi, aspergillosis. ओके, तो जो पोइट्री फाउल होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो उनको वायरल डिसीजेस हो सकती हैं, जैसे कि डर्मेटाइटिस एक क्या होता है, स्किन डिसीज होती है। ओके, ट्यूबरकुलोसिस सब जानते हैं, और फंगाई से एक डिसीज होती है जिसको हम एस्परजिलोसिस बोलते हैं। पैरासाइट लाइक वॉर्म्स, माइट्स एज वेल एज फ्रॉम अ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ओके, तो जो बर्ड्स होती हैं उनको पैरासाइट्स जो है वो भी बीमार कर सकते हैं, जैसे कि वॉर्म्स की बात हो गई, माइट्स की बात हो गई। ओके, और हो सकता है कि उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हमें देखने को मिले। जैसे हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वैसी जो पोएट्री बर्ड्स हैं, फाउल्स हैं, उनको भी किसकी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स कम ज़्यादा हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। कम हो जाए तो डेफिशिएंसी। This necessitate proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectants at regular intervals. अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे कर सकते हैं, कि हम हाइजीन मेंटेन करके रखें, सफाई करें, सैनिटाइज करें, और स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्ट हम स्प्रे करते रहें। अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगाएं, कैन ऑल्सो प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिसीज। ओके, तो वैक्सीन जो है वो क्या कर सकती है, इन्फेक्शियस डिसीज मतलब जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रही हैं, उनको हम रोक सकते हैं थ्रू वैक्सीन, जिसके कारण जो पोएट्री का लॉस हो रहा है, जो बर्ड्स का लॉस हो रहा है, वो नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी हमने कोविड के टाइम पे वैक्सीन लगवाई थी, तो क्या हुआ था कि हम ट्रांसमिशन को रोक सकें, और आउटब्रेक, कोविड का एकदम आउटब्रेक हुआ था, जहाँ देखो वहाँ कोविड था। तो वैसे ही हम क्या, पोएट्री बर्ड्स में, फाउल में हम ये आउटब्रेक ऑफ डिसीज को रोक सके, मतलब तेजी से कोई बीमारी बढ़ने से रोकना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, मैं भूल जाती हूँ। व्हाई इज एनिमल हस्बेंड्री एसेंशियल? एनिमल हस्बेंड्री क्यों जरूरी है? ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इनके कारण एनिमल हस्बेंड्री जो है वो ज़रूरी होती है। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि जहाँ पे हम एनिमल्स को रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, खाना पीने का ध्यान रखते हैं, उनकी दवाई गोली करवाते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली हमारा वो होता है, सेल्फिश मोटिव होता है कि हमें उनसे फूड प्रोडक्शन जो है अच्छा चाहिए। To increase milk production, it also increases the production of various milk products like butter and cheese. अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, बटर, चीज़, पनीर, है ना। To increase egg and meat production which are highly nutritious. अब ये जो है क्या, एग का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसमें क्या हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, प्रोटीन्स इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, फिश का प्रोडक्शन, फिश भी हम खाते हैं, फिश में क्या ज़रूरी ज़्यादातर मिलता है हमें, फिश जो है वो रिच होता है विटामिन ए और विटामिन डी में। फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, अब जो एनिमल वेस्ट है उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें, जैसे बायोगैस में कन्वर्ट कर सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एनिमल हस्बेंड्री में, और ये एसेंशियल होती हैं, ठीक है। What are the advantages of bee keeping? बी कीपिंग के क्या एडवांटेजेस हैं वो हमें समझाना है। फिर से यही है, मैं भूल गई। Following are the main advantages of beekeeping. ये सारे मेन एडवांटेजेस हैं। Beehives do not require additional land space. They also do not compete with agriculture or animal husbandry for any input. Okay, जो beehives हैं
उनको कोई एक्स्ट्रा हमें उनको एक अलग से शेल्टर या जगह देने की ज़रूरत नहीं है, और वो ना ही किससे, एनिमल हस्बेंड्री से, जो एनिमल हस्बेंड्री लाइफ स्टॉक ऑफ एनिमल्स है उनसे कम्पीट करती है, कंपटीशन करती है, ना ही एग्रीकल्चर से। ओके, दे प्रोवाइड हनी विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड न्यूट्रिशनल फूड। अब वो क्या मिलता है हमें हनी बी से, हमें हनी बी से मिलता है हनी, शहद, जो बहुत ही वैल्यूएबल है और न्यूट्रिशनल फूड है। ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट आते हैं ना कि आप सुबह उठ के गर्म पानी में क्या हनी मिला के पियो, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है ना। काफ़ी सारी मेडिसिन अगर हम देखें तो वो भी हनी के साथ दी जाती है, एलोपैथी नहीं, आयुर्वेदिक में। ओके, दे ऑल्सो प्रोवाइड bee wax which is used in many industries including cosmetic industries, polishing industries, pharmaceutical industries etc. ओके, तो जो बी हैं वो बी वैक्स भी प्रोवाइड करती हैं, जो उसको हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज जो कॉस्मेटिक बनाते हैं, जो पॉलिशिंग वाले होते हैं, जो पॉलिश बनाते हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, उनमें भी बी वैक्स की ज़रूरत होती है। प्लेज एन एक्सीलेंट रोल इन पॉलिनेशन। ओके, जो हनी बीज हैं, जो बीज हैं वो पॉलिनेशन के लिए काम आती हैं। ओके, हनी बीज आर द बेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ सेवरल क्रॉप्स। ओके, तो ये बेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट है, और इसके कारण क्या होता है कि काफ़ी सारे क्रॉप्स में को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन कौन करके दे रहा है हमें, हनी बीज जो है वो हमें पॉलिनेशन करके दे रही है। पॉलिनेशन आपको पता ही है, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू इन्फेक्शियस डिजीज ईच ऑफ काउस, पोएट्री एंड फिश। हमें इनके एक एक बीमारियों के बारे में, 2 बीमारियों के बारे में बताना है। काऊ में होता है एंथ्रेक्स, फूड एंड माउथ डिसीज। ओके, पोल्ट्री में होता है रानीखेत और सैल्मोनेलिसिस। फिशेस में हमें वायरल हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया एंड इन्फेक्शियस पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस मिलता है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, इन्फेक्शियस का तो पता है, पेनक्रियाज भी पता है, नेक्रोसिस जो होता है इसका मतलब होता है कि वो वहाँ पे वो जो ऑर्गन है ना वो डेड होने लग रहा है, सड़ने लगा है। ओके, ये होते हैं। How is fish meat advantageous than meat of other animal? Okay, यहाँ पूछा गया है कि जो मछली है वो ज़्यादा क्यों एडवांटेज उसका ज़्यादा है अगर हम दूसरे एनिमल्स की मीट की बात करें तो। Fish meat is considered advantageous than the meat of other animals because it is rich in protein 13 to 20% and has less fats. Okay, तो जो fish है उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और फैट्स की कमी होती है, मतलब कम होता है, फैट्स कमी नहीं होती, कम होता है। It is rich source of vitamin A and D. जो fish है उनमें हमें क्या मिलता है, विटामिन ए और डी मिलता है फिश में, जो सी फिशेस होती हैं। ठीक है, जो सी फूड्स होते हैं उनमें हमें क्या मिलता है, उनमें हमें आयोडीन मिलता है। इट इज रिच इन आयोडीन दैट इज एसेंशियल फॉर थायरॉक्सिन फॉर्मेशन। ओके, थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन है। यहाँ पे ना ग्लैंड्स होती हैं हमारी, थायराइड ग्लैंड। ओके, किसी ने सुना होगा कि किसी के रिलेटिव में या रिलेशन में या घर में ही किसी को थायराइड होता है ना। तो थायराइड क्या है, थायराइड एक ग्लैंड होता है जो हमें नेक रीजन में होता है और वो रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, ये हार्मोन जो है ये काम करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करता है। ओके, इनके मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करता है, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन, थायराइड को थायरॉक्सिन बनाने के लिए ज़रूरी होता है आयोडीन। अगर उसको थायराइड ग्लैंड को अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो थायरॉक्सिन नहीं बनाएगा, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड जो होती है वो स्वेल्ड हो जाती है और नेक रीजन में उसकी स्वेलिंग दिखती है। ओके, तो आयोडीन जो है वो फिश में हमें मिलता है और आयोडीन जो है वो एसेंशियल है थायरॉक्सिन बनाने में। क्यों, ये थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन बनाता है और ये बनाने के लिए आयोडीन की उसको ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ मोर ईजली डाइजेस्टेबल दैन द मीट ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, तो फिश मीट जो है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एज कम्पेयर टू मीट ऑफ अदर एनिमल्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
What are the main elements of animal husbandry? हमें ये बताना है कि मेन एलिमेंट्स पार्ट्स क्या होते हैं एनिमल हस्बेंड्री के. The main elements of animal husbandry are proper feeding of animal. हमें एनिमल के खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए. हम खाना ही नहीं देंगे तो बेचारे फूड प्रोड्यूस कैसे करेंगे. Providing fresh water to animals. हमें पानी भी उनको अच्छा देना है, सड़ा गला पानी नहीं देना है. गला तो नहीं होता है पानी, है ना, मतलब सड़ा मतलब काफ़ी दिन का रखा हुआ है, बर्तन कपड़े धो के हमने पानी पिला दिया, ऐसे पानी यूज्ड पानी नहीं, हमें फ्रेश वाटर देना है. प्रोवाइडिंग सेफ एंड हाइजीन शेल्टर टू एनिमल्स. एनिमल्स को जहाँ हम रख रहे हैं वो शेल्टर जो है वो उसको हमें बार बार सफाई करते रहना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करते रहना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए वो, क्योंकि जब हमें सूरज और हवा चाहिए तो उनको भी तो चाहिए ना. वेंटिलेशन का मतलब बेसिकली एयर का होता है. ओके तो उनका जो शेल्टर है वो भी कैसा होना चाहिए, उनमें सनलाइट प्रॉपर होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवा अच्छे से अंदर बाहर होती रहे, है ना. इंश्योरिंग प्रॉपर हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस. हम ये देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे और उनको हम बाकी बीमारियों से बचा के रखें. तो उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है, शेल्टर को हम सफाई करके रखें, ये सारी चीज़ें होती हैं. प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स. प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स को हम क्रॉस अच्छे से करवाएं. ओके ब्रीडिंग का मतलब होता है कि हम क्या एनिमल्स को क्रॉस करवा रहे हैं ताकि यंग वंस प्रोड्यूस हो सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्यूमरेट द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग. हमें मिक्स्ड फार्मिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो बताना है. तो सबसे पहले मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है. मिक्स्ड फार्मिंग की बात कर रही हूँ मैं, मिक्स्ड किसकी, क्रॉपिंग की बात नहीं कर रही हूँ. मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि हम 3-4 फार्मिंग एक साथ कर रहे हैं. जैसे कि हमने एग्रीकल्चर फार्मिंग भी कर रहे हैं, हम एनिमल फार्मिंग भी कर रहे हैं, हम फिश कल्चर भी कर रहे हैं, हम पोएट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं हम. तो ये होता है मिक्स्ड फार्मिंग. ओके Following are the main advantages of mixed farming. Farmyard manures is made available from livestock which is used again in agriculture farms. Okay? तो जो manures है कैसे बनेगा. लाइवस्टॉक मतलब वही एनिमल हस्बेंड्री. ओके तो एनिमल्स का जो भी क्या वेस्ट है, जो क्या बोलना चाहिए हमें, एक्सक्रीटा है, उससे हम क्या बना सकते हैं, मैन्योर्स बना सकते हैं. ओके तो वही हमने मैन्योर्स बनाया और वही मैन्योर्स हमने एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर लिया. Organic waste material like straw, husk and stalks of grain, household kitchen waste, etc. are converted into human food through the agency of cattle, sheep, poultry, pigs, etc. as per the choice of farmer. ओके तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो हम क्या किसको खिला देते हैं, हम गाय को खिला देते हैं, हम मुर्गियों को खिला देते हैं, हम बकरियों को खिला देते हैं, है ना, उनको खिला देते हैं और फिर उनसे हमें क्या मिलता है, उनसे हमें हमारा फूड प्रोडक्ट मिलता है. तो ऐसी चीज़ें यूज़ हम कर सकते हैं. Next question. It provides work to all the members of a family throughout the year, thus providing subsidiary occupation without the need of employing special labor. Okay? तो इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं कि कोई जानवरों को देख रहा है, तो कोई एग्रीकल्चर फील्ड देख रहा है, तो कोई पोएट्री फार्मिंग देख रहा है. ओके इसके कारण क्या है, उनको दूसरी जॉब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Adopting exact combination in mixed farming, income can be increased. Example, the number of animals can be increased as per the food crop available to enhance milk production. Okay? अगर हम सही combination लेंगे mixed farming का, जैसे हम काउ क्या कैटल फार्मिंग कर रहे हैं और हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग. अब हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत बड़ा है और उसमें जो हमें वेस्ट निकल रहा है वो भी बहुत सारा है. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाय भैंस खरीद के उनकी देखभाल करें, उनको पाले पोसे, ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए. जब ज़्यादा गाय और भैंस होंगी तो मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, है ना. तो ये बात हो गई हमारे किसकी, एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग की. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिश कल्चर. फिश कल्चर की हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं. तो क्या होता है, डीमेरिट्स क्या होता है, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, ओनली इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड फिश विल बी कल्चर्ड. 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है. ओके तो समझ में तो आ ही रहा है. तो जो डीमेरिट्स क्या है, थ्रेड है हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि जिन मछलियों की हमें ज़रूरत है
हम सिर्फ उनको ही कल्चर करेंगे। हम ऐसे थोड़ी नहीं है कि ले दे के सारी मछलियाँ उठा के ले आएंगे, भैया तुम भी चलो तुम भी चलो, ऐसे तो नहीं करेंगे। जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनसे हमें फूड मिलता है, उन्हीं को हम कल्चर करेंगे, उन्हीं की हम फार्मिंग करेंगे। तो ये हो गया डीमेरिट्स, क्योंकि बाकी जो मछलियाँ हैं वो बढ़ती जाएंगी, है ना। Large amount of desired fishes can be obtained in small area. Increased quality of food as fishes are cheaper source of protein. यहाँ पे क्या है कि जो डिज़ायर्ड फिश हैं उनको हम छोटे से एरिया में भी कल्चर कर सकते हैं, उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, उनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, हाँ, उनके खाने पीने का ध्यान रखना है और उनसे हमें क्या मिलता है, चीपर प्रोटीन हमें फिश से मिल जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि ये बात हो गई डीमेरिट्स और मेरिट्स की, कि बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट होता है। हाँ, कैसे होगा कि ये भी मैंने बताया था, फिश जो होती हैं वो हम जो हमारे काम की मछलियाँ हैं उनको हम ले आए, है ना। अब जो दूसरी मछलियाँ जो उन्हें कंज्यूम करती है, जिन मछलियों को हम उठा के ले आए, तो वो क्या खाएंगी, है ना। इसलिए बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है, ये थ्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss why pesticides are used in very accurate concentration and in very appropriate manner. हमें ये बताना है कि जो पेस्टिसाइड्स है वो एकदम एक्यूरेट, उसका कॉन्सेंट्रेट मतलब कितना अमाउंट होना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, वो क्यों ज़रूरी है। ओके, क्यों ऐसे यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड्स को, अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाल देंगे तो क्या होगा। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन वेरी एक्यूरेट कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट होना चाहिए, एंड इन वेरी अप्रोप्रिएट मैनर, कैसे हमें यूज़ करना है। बिकॉज इफ यूज इन एक्सेस, अगर हमने ज़्यादा यूज़ कर दिया, इट हार्म्स द सॉइल एंड कॉजेज लॉस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, अगर हमने ज़्यादा यूज़ कर दिया तो पेस्टिसाइड्स क्या करती हैं, सॉइल को हमारी ख़राब कर देती है, मिट्टी को हमारी ख़राब कर देती है, जिसके कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ओके, सॉइल की फर्टिलिटी कम होना मतलब कि हम उसमें क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे, हम उसमें पेड़ पौधे नहीं उगा पाएंगे। ओके, चेक्स द रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, पेस्टिसाइड जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को चेक करती है, मतलब उनको ख़त्म कर देती हैं। किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ सॉइल, पेस्टिसाइड्स होती क्या है, पेस्ट को मारने वाली, है ना। तो अब क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सॉइल में वो भी ख़त्म हो जाते हैं। कॉजेज एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, ये क्या कॉज करते हैं, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन ये कॉज करते हैं। Give any, question 10th, give any 3 preventive measures for pest control. What preventive and control measures are used before grains are stored for future use? Okay, तो हमें any 3 preventive measures करने हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। हमें पेस्ट मतलब वो जो जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको हम कैसे रोकें, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेथड्स बताने हैं। और हमें क्या बताना है, ग्रेन स्टोर करने के पहले क्या प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स यूज़ किए जाते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, आगे यूज़ करने के लिए, मतलब हम ग्रेन्स को कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि वो हम फ्यूचर में यूज़ कर सके। The 3 important preventive measures for pest controls are employing crop rotation, use of pest resistance variants, okay, employing optimum time of sowing the crops. Okay, अब क्या 3 इंपॉर्टेंट हो गया है, ये हो गया कि हमें सबसे पहले क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि हमने एक टाइम पे एक क्रॉप को हमने कल्टिवेट किया, मिट्टी में एक ही टाइप का पौधा हमने उगाया, उसको हमने पूरा वो हार्वेस्ट कर लिया। अब हम दूसरे टाइप का पौधा उगाएंगे उस पर्टिकुलर मिट्टी में ही, उस पर्टिकुलर लैंड पे ही हम दूसरे टाइप का पौधा उगाएंगे, तो ये क्या होगा, क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन में हम 3 वैरायटीज भी यूज कर सकते हैं या तो 2 भी कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अब हमने दूसरा क्या किया, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज। अब पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज क्या हो गया, बीटी हमने कॉटन सुना है ना, तो ये क्या हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज। हमने क्या किया कि इनके उसमें ही हमने कुछ चेंजेस ला दिए, जीन्स में हमने चेंजेस ला दिए। तो अब ये जो वेरिएंट आया कॉटन का, ये जो वेरिएंट है उसमें अब कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, पेस्ट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वो पेस्ट रेजिस्टेंट है। एम्प्लॉइंग ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप। अब क्या होता है कि जो चावल होता है उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, बहुत सारा पानी।
इसलिए उसको हम रेनी सीजन में ही कल्टीवेट करते हैं, रेनी सीजन में ही उसको हम उगाते हैं। अगर हम ऐसे ड्राई सीजन में उगा देंगे तो क्या होगा, पेड़ चावल को पानी ही नहीं मिलेगा जितना पानी उसको, मतलब वो पूरा लबालब ना भरा रहना चाहिए। जो राइस फील्ड होते हैं ना, वो पैडी फील्ड जो होते हैं, वो पूरा लबालब भरा रहता है पानी से, इतना पानी चाहिए रहता है। अब वो तो पॉसिबल है सिर्फ रेनी सीजन में। अगर हमने ड्राई सीजन में, ड्राई वेदर में अगर उसको कल्टीवेट कर दिया तो क्या होगा, पौधे सूख जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और कीड़े मकोड़े उनमें लग जाएंगे, पेस्ट लग जाएंगे, उनको पेस्ट खा जाएंगे। बी, preventive and control measures are used before grains are stored for future use, which include strict cleaning of the produce before storage, proper drying of the produce, first in sunlight and then in shade, and fumigation by using chemicals that kill pests. ओके तो हमें क्या करना है, पहले तो ग्रेन्स को साफ करना है, फिर उसको हमें धूप में सुखाना है, धूप के बाद हमें उसको छाँव में सुखाना है और स्टोर करके रखना है। जहाँ हम स्टोर करके रख रहे हैं जिस रूम में, उसको हमें फ्यूमिगेट करना है, गैस होती है उसको स्प्रे करना है, जिससे जो भी अगर कीड़े मकोड़े कहीं दीवार के क्रैक्स में होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why should pesticides be used judiciously? Pesticides क्यों हमें कम अमाउंट में या एकदम appropriate manner में ही यूज करना चाहिए? Pesticides are the chemicals that are used to control weeds, insects, rodents, fungi as well as a disease of plants. Their excessive use cause environmental pollution. अब जो पेस्टिसाइड्स हैं वो इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। दे रीच द वाटर रिसोर्सेज एंड अफेक्ट द एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना। ये पानी के साथ बह के कहाँ पहुँच जाते हैं, बह के तो नहीं हाँ कहाँ पहुँच जाते हैं ये वाटर में, ठीक है, रिसोर्सेज में, रिवर हो गया और लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गए, वहाँ पे जिसमें जो कि वहाँ के जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। These harmful chemicals reach the bodies of birds, animals and human beings through various food chain and are thus harmful to all depending on their concentration in the body. अब क्या होता है कि ये जो पेस्टिसाइड्स है ना, ये फूड चेन में आ जाता है। कैसे आता है ये जो प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल किससे लेती हैं, सॉइल से लेती हैं। पेस्टिसाइड्स कहाँ होते हैं, सॉइल में। तो जब ये वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं तब वाटर मिनरल्स के साथ पेस्टिसाइड्स भी ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स। अब प्लांट्स को बर्ड्स खाएंगे, है ना, बर्ड्स को अदर एनिमल्स, अब अदर एनिमल्स को कौन खाएगा, ह्यूमन। तो ये जो केमिकल्स है ना, ये वॉश अवे होता ही नहीं है, ये एक्यूमुलेट होता जाता है। और सबसे ज़्यादा हमें हायर फूड चेन के जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ह्यूमंस। ठीक है, ये यही लिखा है और इसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। या पढ़ने वाले हो आपके क्लास 10th में। ओके, क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपको क्या समझ में आता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये समझ में आता है कि कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ही यूज़ किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम इन विच देयर इज मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल्स। अब केमिकल्स कौन से हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए एंड पेस्टिसाइड्स हो गए। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने पेस्टिसाइड्स बहुत कम, केमिकल्स बहुत कम या तो बिल्कुल यूज नहीं करी है। देयर इज मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, recycle farm waste, that is straw and livestock excreta, use of bio agents such as culture of blue green algae and preparation of biofertilizer। अब क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का ना मैक्सिमम इनपुट होता है। क्या होता है कि जो भी वेस्ट वगैरह है, स्ट्रॉस है, लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा है, इसको हम क्या कर देते हैं, इनसे हम मैन्योर्स बना लेते हैं। और मैन्योर्स कहाँ बनते हैं, इजीली हमें फार्म लैंड में भी बनने को छोड़ देते हैं और ये बन जाता है थ्रू नेचुरली। ओके, और हमने क्या किया, इसमें
बायो एजेंट्स यूज करे जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गाई, और हमने बना दिया क्या, बायो फर्टिलाइजर्स। क्या बनाया, बायो फर्टिलाइजर्स। बायो मीन्स लाइफ, तो लिविंग बींग्स यहाँ पे क्या बना दिया, बायो फर्टिलाइजर्स। ऑल्सो नीम लीव्स और टर्मरिक इज यूज स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज विच एक्ट एज अ बायो पेस्टिसाइड्स। ओके, अब जब हम ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें भी हम केमिकल्स डाल के स्टोर करते हैं ताकि पेस्ट ना हो, तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, कर सकते हैं, लीव्स यूज कर लिए, नीम लीव्स ठीक है, कड़ी पत्ता बोलते हैं। ओके, टर्मरिक हल्दी यूज कर लिए जब हम ग्रेन्स को स्टोर करके रख रहे हैं। इट एम्प्लॉयज हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, और ये हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम एम्प्लॉय करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट आउट सम यूजफुल ट्रेट्स इन इम्प्रूव्ड क्रॉप। ओके, अब जो इम्प्रूव्ड क्रॉप जो है, हमको किसी क्रॉप को इम्प्रूव करना है तो उसमें हम कौन से यूजफुल ट्रेट्स देख सकते हैं। सम यूजफुल ट्रेट्स इन इम्प्रूव्ड क्रॉप्स आर हाई यील्ड ऑफ क्रॉप, ऐसे क्रॉप्स जो प्रोडक्शन बहुत सारा देते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स मिले। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ क्रॉप, हमने क्रॉप की जो क्वालिटी है वो बढ़ा दी। बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंस, उनमें बायोटिक रेजिस्टेंस भी हो और ए बायोटिक रेजिस्टेंस भी हो। बायोटिक रेजिस्टेंस क्या हो गया कि वो अपने आप को किसी भी इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। बायो किसी भी हमने क्या पढ़ा था, उसका पढ़ा था हमने, क्या, कॉटन का पढ़ा था, है ना, कि क्या था वो यार, भूल गई मैं, एक मिनट देख लेते हैं कहाँ था। पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, है ना, तो ये क्या हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी। तो वो ही बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर जो हैं वो हमें देखना चाहिए। तो बायोटिक फैक्टर क्या हो गया कि हम किसी भी उसमें वो पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है वो, ठीक है, उससे बीमारियां दूर रहती हैं। और दूसरा क्या हो गया, ए बायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब वो हाई टेम्परेचर में टॉलरेट कर सकती है। ओके, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, अगर मेच्योरिटी ड्यूरेशन हम कम कर दें तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। वाइडर एडेप्टेबिलिटी एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब वो चीज़ों का अडेप्ट कर ले कि लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में वो टॉलरेट कर सके। ओके, और जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें देखने को मिले कि शॉर्ट होना चाहिए कि लॉन्ग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पैथोजेंस, नेम एनी टू प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोस का मतलब और जन्स का मतलब, पैथोस का मतलब डिसीज और जन्स का मतलब होता है जर्म्स। ओके, तो डिसीज कॉजिंग जर्म्स, the disease causing microorganisms like bacteria, fungi and viruses are called pathogens. They reach the plants through water, air, soil as well as seeds. Okay, ये plants तक कैसे पहुँचते हैं, water के through, soil के through, air के through और seeds के through. Two plants disease caused by pathogens are rust and weed. Okay, ये आपको दिख रहा है, ये rust and weed है। ये क्या है, rust and weed and blast and paddy stem. Okay, blast and paddy मतलब राइस, तो राइस की जो ये स्टेम्स होती है ना, उसमें ये ऐसे ब्लास्ट दिख रहा है आपको, आपने अपने घर में भी देखा होगा किसी पौधे में कि उसकी पत्तियों में ना ब्लास्ट जैसे दिखने लगता है। तो ये क्या है, ये दो डिसीज़ हैं जो हमें एक तो वीट में देखने को मिलती है, रस्ट जैसा दिख रहा है आपको, जंग जैसा है ना, तो ये रस्ट एंड वीट एंड ब्लास्ट एंड पैडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the three types of food requirements of, what are the types, three name of dairy animals, why do external and internal parasite live on and in the cattle and can be fatal। wow, राइम हो गया। ओके, तो हमें ये बताना है कि डेयरी एनिमल्स के लिए क्या क्या फूड रिक्वायरमेंट होती है, कौन से पैरासाइट्स हैं जो ऊपर रहते हैं, बाहर रहते हैं, बॉडी पे रहते हैं, और कौन से हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स में रहते हैं। ओके, और वो कैसे फैटल हो सकते हैं, मतलब उनके लिए हानिकारक या जोखिम हो सकते हैं, जो उनकी जान को खतरा हो उनसे। ओके, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मेंटेनेंस के लिए और एक होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड विच इज द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ओके, एनिमल के लिए वो हेल्दी लाइफ जी सके उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फूड। इसमें आता है फूड आ गया, रफेज आ गया, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। मिल्क में आ जाता है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड।
लैक्टेशन पीरियड में जो हमें, ताकि मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा रहे, बढ़ जाए, उसके टाइम पे हमें जो देना होता है वो फूड को हम बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, और हम ऐसे फूड देते हैं जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो। ओके, लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जो ड्यूरेशन होता है मिल्क प्रोडक्शन का, वो लैक्टेशन पीरियड होता है, कि कितने टाइम तक गाय हमें दूध देगी, वो लैक्टेशन पीरियड होता है। ओके, द एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन स्किन एंड मेनली कॉजेज स्किन डिसीज। एक्सटर्नल पैरासाइट जो है वो बॉडी पे रहती है, स्किन पे रहती है और स्किन डिसीजेस कॉज करती है। द इंटरनल पैरासाइट लाइक वर्म्स अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब वर्म्स जो है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में रहते हैं, और जो फ्लूक्स है वो लिवर को डैमेज करता है। ओके, Write the names and the average yield of 3 important breeds of buffaloes of our country with high yield of milk. Okay, हमें 3 important breeds बताने किसके, buffaloes के, हमारी इंडिया में, जिससे हमें मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। तो मुर्रा, इट इज़ द ओरिजिनल ब्रीड ऑफ हरियाणा। कहाँ की ब्रीड है, कहाँ मिलने देखने को मिलती है हमें, ये हरियाणा और पंजाब में मिलती है। द एवरेज यील्ड मिल्क इज 1800 to 2500 लीटर्स ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। जितना लंबा भी लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें हमें ये कितना मिल्क प्रोवाइड करती है, 1800 to 2500 लीटर्स। महसाना, दिस ब्रीड बिलोंग्स टू गुजरात। ये ब्रीड कहाँ की है, गुजरात की है। स्पेशली महसाना एंड वडोदरा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ की है ये, महसाना और वडोदरा, ये कहाँ होती है, गुजरात में ही होती है, गुजरात की है। एवरेज यील्ड इज अबाउट 1200 to 2500 लीटर्स ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। सुरती, these are native of कायरा एंड वडोदरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये भी गुजरात में ही मिलती है। द मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड इज अबाउट 1600 to 1800 लीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिश कल्चर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान में रखना चाहिए फिश कल्चर के टाइम पे। द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड आर लैक्टेशन, लोकेशन पॉन्ड, सॉरी लैक्टेशन पढ़ के वही पढ़ रही हूँ मैं, कि पॉन्ड की लोकेशन क्या होना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज एंड देयर क्वालिटी। अब मछली को तो पानी चाहिए ना, तो आसपास वाटर रिसोर्सेज अच्छा सारा हो, क्वालिटी अच्छी हो, और सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, पॉन्ड में सॉइल भी तो होगा। What do you understand by human farming? Human farming का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम कितने प्यार से एनिमल्स को रख रहे हैं। It means providing proper and clean shelter facilities to cattle for their health as well as for the production of clean milk. Okay? हम clean shelter facility cattle को provide कर रहे हैं, health provide कर रहे हैं, और ताकि हमें क्लीन मिल्क मिल सके। द एनिमल्स आर ब्रश्ड, एनिमल्स को ब्रश करना है ताकि डर्ट एंड उसके जो लूज हेयर है वो निकल जाए। दे शुड बी शेल्टर्ड इन वेल वेंटिलेटेड शेड्स विथ रूफ सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। Also, the floor of the cattle shed needs to be sloping so that water logging does not happen and remains dry. ओके, तो हमें शेल्टर को वेंटिलेटेड रखना है, वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, इसलिए स्लोपिंग में होना चाहिए शेल्टर। तो ये सारी बातें ह्यूमन फार्मिंग में आती हैं। नेम द इंडिजीनियस फाउल्स ऑफ इंडिया विच अमंग देम इज द मोस्ट पॉपुलर। हमें फाउल्स बताना है इंडिया में, इंडिजीनियस फाउल्स जो हमें इंडिया में ही मिलती हैं, जो इंडिया की ही हैं, और उनमें से पॉपुलर कौन सी वो बताना है। तो सबसे पहले हो गई असील, घाघुस, चित्तागोंग, बसरा। ठीक है, ये जो है ये इंडिजीनियस फाउल है, बर्ड्स है इंडिया की, और इसमें से जो पॉपुलर है वो असील है। ऑफ दिस असील इज द मोस्ट पॉपुलर विच प्रोवाइड्स हाई यील्ड ऑफ मीट बट इज अ पुअर एग लेयर। ओके, क्या है, ये मीट के लिए यूज हुई जाती हैं, और ये एग के लिए यूज़ नहीं हुई जाती। जो एग के लिए फाउल्स यूज़ होती है उनको हम बोलते हैं लेयर, और जो मीट के लिए यूज़ होती है उनको हम बोलते हैं ब्रॉयलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन इन पोएट्री फार्मिंग। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो हमें पोएट्री फार्मिंग में लेना चाहिए। तो प्रॉपर पोएट्री फीड, ओके, हमें एक प्रॉपर खाना पोएट्री फाउल को प्रोवाइड करना चाहिए। वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ बर्ड्स,
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड पेस्ट, हमें डिसीज को कंट्रोल में रखना चाहिए, पेस्ट को कंट्रोल में रखना चाहिए। आइसोलेशन ऑफ डिसीज बर्ड्स, जो बर्ड्स में बीमारियां हैं, डिसीज हैं, उनको आइसोलेट कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब उनको अलग रखना चाहिए बाकी हेल्दी बर्ड से। मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशन इन हाउसिंग, ओके, जो इनका शेल्टर है वो कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर का हो और कंडीशन जो है अच्छी हो, हाइजीनिक कंडीशन हो। तो ये बात हो गई प्रिकॉशंस की जो हमें पोल्ट्री फार्मिंग में लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के शॉर्ट आंसर्स होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से 12 के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।